आदाब नाजरीन, चलती रहेगी जिंदगी में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। हर दिन की तरह आज भी हम एक खास मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आपको बता दें कि मौसम किस तरह का चल रहा है और इस तरह के मौसम यानी मौसमी बीमारियों का ये मौसम है, बारिश का मौसम है एक तरह से। और बारिश के मौसम में जिस तरह से नमी होती है, जैसा लोग भीगते हैं और बारिश के असरात जिस तरह से इंसानी ज़िंदगी पर पड़ते हैं, क्या नुकसानात हैं उसके और किस तरह से हमारी अपनी तैयारी होनी चाहिए, इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे। मखसूस हमारे मेहमान डॉक्टर शहला अग्रवाल जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर अरुण शाह जो कि सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं, जो बच्चों के माहिर हैं, और आपको बताएंगे आज के मौसमी बीमारियां क्या होती हैं, उससे कैसे बचा जाए, और जिल्द की बीमारियां क्या कुछ हो सकती हैं इस मौसम में। तो इन दोनों चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। दोनों मौजू बहुत ही अहम हैं, बच्चों के एतबार से भी और स्किन के एतबार से भी। स्किन चाहे वो बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, कोई भी हो, उनके लिए बड़ा मसला होता है इस तरह के मौसम में। डॉक्टर शैला जी, आपका इस्तकबाल है। अरुण शाह जी, आपका भी इस्तकबाल है सर, स्वागत है। सर शैला अग्रवाल जी, स्किन की अगर मैं बात करूं, लोगों को बड़ी फिक्र होती है कि पहले तो लोग कॉस्मेटिक का जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं आम दिनों में, और इस मौसम में भी लोगों को पता नहीं होता है कि हम कॉस्मेटिक का इस्तेमाल किस कदर करें या न करें। अगर न करें तो फिर उनकी जो अपनी खूबसूरती है या उनके जो अपनी जो चेहरे पे जो चीज़ें छुपानी हैं, उस चक्कर में वो कहीं ना कहीं बहुत से नुकसान कर लेते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा इस मौसम का असर स्किन पर क्या कुछ होता है और कॉस्मेटिक का कितना बड़ा नुकसान है। शैला जी। जी, इस मौसम में सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड होती है हमारी बॉडी में वो स्किन ही है। बिकॉज एक नमी है माहौल में, तो स्किन में, और आपको पसीना आ रहा है, तो पसीना और नमी मिलके एक घोल बना देते हैं जो आपकी स्किन को बेहद इरिटेट करते हैं। यहाँ पर बात कॉस्मेटिक्स की हो रही है, लेकिन कॉस्मेटिक्स से जरूरी जो है, क्योंकि ये नमी आपकी स्किन को इरिटेट कर रही है, तो जो भी चारों तरफ बैक्टीरिया, फंगस होते हैं, जैसे अभी हम पीडियाट्रिशियन डॉक्टर शाह से भी बात करेंगे कि इस मौसम में बहुत सारी वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस रहते हैं, वो स्किन के ऊपर भी बहुत इफेक्ट करते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर अरुण शाह साहब भी हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, बच्चों के माहिर हैं। सर, जिनके घर में बच्चे हैं ना, वो शाह साहब को गौर से सुने, क्योंकि जिनके बच्चे इस मौसम में बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम वीक है, या इस मौसम से उन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो डॉक्टर अरुण शाह साहब आपको तफसील से बताएंगे। अरुण शाह साहब, बच्चों के इस मौसम में उनको किस तरह से बचाया जाए? देखिए, जो अभी जो रेनी सीजन या पोस्ट रेनी सीजन जो अभी शुरू हो रहा है, उसमें बच्चे काफ़ी बीमार पड़ रहे हैं। बच्चे बड़े सभी कोई बीमार पड़ रहे हैं। और ये सीजन में क्या होता है कि जो जो नमी है, जो ह्यूमिडिटी कहते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन जो है पूरे देश भर में बड़ी तेज़ी से फैला हुआ है। बच्चों में काफ़ी तेज़ी से वायरल इन्फेक्शन है। पूरा का पूरा परिवार बीमार है, बुखार, सर्दी, खांसी, कंजक्टिवाइटिस या हुआ। तो ये वायरल इन्फेक्शन जो है, हालांकि मोस्टली जो 90% से ज़्यादा सेल्फ लिमिटिंग है, मतलब कि उसमें पैरासीटामोल, रेस्ट और हाइड्रेशन और प्रॉपर डाइट देने से सारे बच्चे या सारे जो भी लोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। कोई वायरल इन्फेक्शन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, खास करके वो जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जैसे कि एडल्टली पेशेंट है, जैसे प्रेगनेंसी है, जैसे कि बहुत माने इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज चिल्ड्रन है जिनको कि सिकल सेल एनीमिया है, या उनका ऑर्गन ग्राफ्ट हो रखा है, या ल्यूकेमिया है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहा है, उनमें वायरल इन्फेक्शन कभी कभी खतरनाक साबित हो सकता है। जी। ज़्यादातर केस में तो वायरल इन्फेक्शन जो है उसका कोई एंटीबायोटिक्स नहीं है। देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर द वायरल इन्फेक्शन एक्सेप्ट द रेस्ट, पैरासीटामोल, प्रॉपर डाइट, खाना पीना खाइए। और इस सब बचाव का जहाँ तक आप अगर आप पूछेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि अभी भी चूंकि कोविड गया नहीं है, बिल्कुल, कोविड के जो सब वेरिएंट है हिंदुस्तान में, BA.2.75 जो है सबसे ज़्यादा है, BA.4-5 की सब वेरिएंट ओमिक्रॉन का है। तो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को शायद सभी लोग भूल गए हैं। और हमारा देश है बहुत, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में बहुत घनत्व, मतलब काफ़ी डेंस पॉपुलेशन का, जहाँ तक सवाल है जनसंख्या के मामले में बड़ा ही मतलब कि डेंस कंट्री है, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर या पर मीटर में काफ़ी लोग रहते हैं। नतीजा ये होता है वायरल इन्फेक्शन का मतलब होता है बड़ी तेजी से फैलना। तो अगर ये
ये भीड़ भाड़ की जगह, एक छोटे से घर में रूम में रहना, मतलब एक बीमार पड़ता है तो सारे के सारे बीमार पड़ते हैं। बिल्कुल ये कोई ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड नहीं है कि यहाँ की दो 4-4 किलोमीटर पर लोग रहते हैं। यहाँ तो हर 2 कदम पर बिल्कुल 100 आदमी नजर आ जाएंगे। तो नतीजा ये होता है कि इसका संक्रमण बड़ी तेजी से फैलता है। तो ऐसे में जरूरी है कि बेवजह बाहर नहीं जाए, बिल्कुल जो खास करके जो गैदरिंग होती है उसमें नहीं जाए। जब बहुत जरूरत हो तब जाए, मास्क पहने, फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करें, क्योंकि ज्यादातर जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं या वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, ये सब ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होते हैं, जी यानी कि सांस की नली से जाते हैं। अब आइए कि कुछ इन्फेक्शन जो होते हैं वाटर बॉर्न डिजीजेज होते हैं। तो खास करके बरसात के पानी जो इकट्ठा हो जाता है उसकी वजह से मच्छर जो ब्रीडिंग करते हैं। जी तो इस सीजन में आपको, जैसे अब कई हिंदुस्तान के कई जगह में डेंगू के केसेस काफी बढ़ गए हैं इस बार। बिल्कुल तो ये बिल्कुल इसलिए है कि डेंगू या मलेरिया या फाइलेरिया या इंसेफ्लाइटिस इस या चिकनगुनिया, ये सब वेक्टर बॉर्न डिजीज है, यानी मॉस्किटो से ही होता है। जी तो सवाल तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज यह है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप आसपास की जगह को साफ सुथरा रखिए, पानी को इकट्ठा मत होने दीजिए। एयर कूलर यूज कर रहे हैं तो उसका पानी चेक करते रहिए। बिल्कुल आसपास में अगर पानी इकट्ठा है तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालिए। यानी जहां भी पानी का जमावड़ा होगा वहां मच्छर पनपेगा, मच्छर बढ़ेगा। तो बिल्कुल जरूर है कि अगर इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी भी ससेप्टेबल पर्सन को अगर बाइट करता है तो मलेरिया, डेंगू, मलेरिया और गंभीर बीमारी होने का डर है। तो उससे ये बात है। जी और जहां तक मलेरिया डेंगू का सवाल है, उसका अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं शुरू हुआ है। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का जरूर वैक्सीन शुरू हो गया है, जी लेकिन बाकी जो बहुत सारी ऐसी बीमारी है। और तीसरी बात यह है कि एक है कि वाटर बॉर्न डिजीज। जी तो वाटर बॉर्न डिजीज का मतलब हो गया कि दूषित पानी। आज भी हमारे यहाँ बहुत खास पूरी आवाम को, में बहुत लोगों को अभी जी बिल्कुल आपका ऑडियो शायद कुछ प्रॉब्लम है आपके पास से ही। डॉक्टर शैला के पास मैं जाऊंगा। डॉक्टर शैला जी, जिस तरह से हम स्किन की अगर बात करें तो एक अच्छी स्किन के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? यानी ऐसी स्किन जिस पर मौसम के असरात ना हो, तो इसके लिए किस तरह का प्रिपरेशन एक इंसान को करना चाहिए कि मेरी स्किन को कोई नुकसान न पहुंचे इस मौसम से? स्किन के साथ जो है प्रिकॉशन से ज्यादा उसकी एहतियात जरूरी होती है जी। अब मौसम जो है, अगर जैसे मैंने ह्यूमिडिटी की बात की, देखिए कॉस्मेटिक का जो वो है ना, वो एक अलग पहलू है। लेकिन हमारे जैसे अभी हम डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ तो रोटी कपड़ा मकान ही चल रहा है, तो हमें पहले उसको भी तो ध्यान में रखना है ना। 90% पॉपुलेशन बारिश में भीग जाती है, भीग रही है। तो अगर आप गाहे बेगाहे पानी में भीग गए हैं या आप गंदे पानी में, जो रुका हुआ पानी है उसमें आप चलते हुए आए हैं, तो आपको क्या करना है ये सबसे जरूरी है। एक मेरी तजवीज हमेशा होती है कि अपने वर्क प्लेस पे एक सूखे कपड़े और एक चप्पल जरूर रखें, क्योंकि होता क्या है कि भीगने के बाद अगर आपको पूरा दिन उस भीगे हुए कपड़ों में रहना पड़ेगा, सर्दी जुकाम तो अलग बात है, लेकिन आपकी स्किन में इतनी ज्यादा मैसरेशन हो जाएगी कि वहां पर फंगल इन्फेक्शन का होना जरूरी हो जाता है। जैसे पैर के अंदर एथलीट्स फुट की बात करते हैं, पैर में फंगल इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि पैर दुखने लगते हैं, ब्लीड होने लगते हैं। तो कोशिश ये करें कि अच्छा, दूसरी चीज जो बहुत कॉमन है वो है रबड़ की चप्पल। अब बारिश है तो सब लोग रबड़ की चप्पल पहनते हैं कि भाई इससे ये खराब नहीं होती है, लेकिन अगर आप उस भीगी हुई रबड़ की चप्पल को ज्यादा देर पहनेंगे तो वो आपके स्किन के जो तलवे हैं उसको भी सौगी कर देगी और इरिटेट कर देगी। तो ठीक है, आप बारिश में जा रहे हैं, आप रबड़ की चप्पल पहनिए, लेकिन जैसे ही आप सूखे में पहुंचते हैं, पहले आप साबुन पानी से पैरों को खासकर धोएंगे, उसके बाद एक तौलिए से सुखा के चप्पल को चेंज करेंगे। अगर आपके पास एक और ये रूटीन का काम है कि एंटी फंगल पाउडर पैरों के बीच में डाल के आपको निकलना चाहिए या रहना चाहिए। अगर लग रहा है कि स्किन में फपोले जैसे हो रहे हैं, छोटे छोटे दाने होने लगते हैं या उसके अंदर कट्स पड़ने लगे हैं, तब आप एंटी फंगल क्रीम की जरूर इस्तेमाल करेंगे। अगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते आपको लगता है कि इसके बावजूद आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, देखिए फंगल इन्फेक्शन कहाँ होता है? जहां भी बॉडी फोल्ड्स हैं,
बगल है, जांग है, ब्रेस्ट के नीचे है, जहां भी बॉडी फोल्ड्स एक दूसरे से मिल रहे हैं, वहां पर ह्यूमिडिटी में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो यहीं पर हमें पाउडर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना है। तो ट्रॉपिकल कंट्री है तो हमें बरसात आते ही ये प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। अपने आप को सुखाने का अपना इंतजाम रखें और दूसरा एंटी फंगल पाउडर का इस्तेमाल शुरू कर दें। तो कॉस्मेटिक तो हम बाद में यूज करेंगे, पहले अपने आप को ठीक तो रखें। और इस मौसम के कॉस्मेटिक वाटरप्रूफ कॉस्मेटिक होते हैं, मैं आपको बताती चलूं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। स्किन की पहले तो सफाई, जिल्द की हिफाजत के लिए आपको बेसिक चीज़ें ये करनी है, जैसा कि डॉक्टर शैला जी ने बताया है। कॉस्मेटिक पाउडर या सारी चीज़ें ये तो बात की चीज़ें हैं, आपकी स्किन ठीक रहेगी तभी ये सारी चीज़ें आप कर पाएंगे, वरना ऐसे होगा जैसे किसी दीवार के फपोड़े को आप सीधा कर रहे हैं मरहम पट्टी कर रहे हैं ऐसा। तो वो उस चक्कर में ना जाएं कि पहले आप अपनी स्किन को मजबूत करें, क़ुव्वत उसको दें ताकि आप सेहतमंद रहें। सेहतमंद रहेंगे तो मुझे लगता है शैला जी के ज़्यादा कॉस्मेटिक की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं आपको। बिल्कुल। देखिए, डर्मेटोलॉजिस्ट जो है ना वो स्किन डिजीज ठीक कर रहा है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट नहीं है। कॉस्मेटोलॉजिस्ट तो आपको ये बताता है कि कैसे ठीक रखें, ठीक तो हम ही करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। डॉक्टर अरुण शाह जी, आपने मौसम की बीमारियों के बारे में बहुत तफसील से रोशनी डाली कि क्या कुछ होता है और क्या कुछ होना चाहिए, लेकिन डेंगू और मलेरिया की बात कई लोगों को समझ नहीं आता कि उन्हें हुआ क्या है, डेंगू हुआ है, मलेरिया हुआ है, जब तक कि वो टेस्ट ना करा लें डॉक्टर के पास, उनकी सलाह ले लें। तो ये डेंगू का असर, मलेरिया का जो असर होता है, कितने दिन उसकी बॉडी पर रहता है, कैसे वो पहचाने कि मुझे हुआ क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है जी। देखिए, ज्यादातर डेंगू के बारे में तो लोगों को यही है कि जब किसी को डेंगू होता है जी, तो पूरा परिवार घबरा जाता है जी, जैसे लगता है कि कोई मतलब कि डेथ वारंट आ गया है। जी। हकीकत यह है कि डेंगू भी एक वायरल इन्फेक्शन है। 95% से ज्यादा उसमें सेल्फ लिमिटिंग सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। लेस देन 5% केसेस में 2 कॉम्प्लिकेशन डेवलप करता है, उसको कहते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड डेंगू स्पॉक सिंड्रोम, और 2% के आसपास मोर्टेलिटी है। जी। लेकिन थिंग्स हैव बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन कि किसी को डेंगू हो गया मतलब कि वो लगता है कि जैसे कि वो बचेगा नहीं, बट दिस इज नॉट ट्रू। ज्यादातर केसेस में डेंगू जो है उसमें बुखार होता है, बदन में दर्द होता है, उसको कहते हैं कि इतना सर में दर्द होता है कि उसको कहते हैं कि मतलब कि बर्दाश्त के बाहर सर में दर्द होता है, उसको रेट्रो और वाइटल पेन होता है जी। सर में दर्द होता है, माइल्जिया, मसल स्पेन्स होते हैं। और इसमें एक और बात है कि पैरासीटामोल देने से भी इसमें रिस्पांस कम होता है जी। तो ज्यादातर केसेस में क्या है कि हम लोग यही कहते हैं कि अगर डेंगू है तो बड़े शहरों में, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जब भी कोई बुखार, अनएक्सप्लेन्ड बुखार का केसेज आता है जी, तो वो लोग इन्वेरिएबली टेस्ट कराते हैं, चाहे मलेरिया के हो चाहे डेंगू के हो। जी। हमारे यहाँ रिसोर्सेज लिमिटेड है। हम लोग अगर पेशेंट को देखते हैं कि बच्चा बहुत सिक है, बच्चा बहुत बीमार सा लग रहा है, उसमें जरूर हम लोग डेंगू का NS1 एंटीजन टेस्ट कराते हैं जी। अदरवाइज अगर बच्चा इज लुकिंग वेल तो हम इट इज प्रेफरेबल कि हम उसको 4-5 दिन वॉच करें, वेट करें, क्योंकि अगर बुखार तो देखिए अभी 90% वायरल है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बहुत कम है जी। तो अगर हमारा एक ही मंत्र है जो कि हम सभी को बोलते हैं, जब तक तुम्हारा बच्चा देखने में सही लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, खा पी रहा हो, चंचल है, बुखार है भी ड्यू टू एनी कॉज, तो 3-4 दिन तक पेशेंस रखो। पैरासीटामोल अधिक से अधिक दो जब ज्यादा बुखार है। दूसरी दवा देना उचित नहीं है, जैसे कि आइबुप्रोफेन या प्रोफेनिक एसिड या जो भी मार्केट में सब्स्टिट्यूट है वो दे आर वेरी डेंजरस। जी। आप बुखार के लिए आप उसको रेस्ट करवाइए, उसको पानी पिलाइए, हाइड्रेशन दीजिए, रेस्ट और न्यूट्रिशियस फूड दीजिए, पैरासीटामोल दीजिए बच्चा, एंड कीप ऑन मॉनिटरिंग द चाइल्ड। घर में रखना है तो उसको मॉनिटर कीजिए। अचानक बच्चे का सांस तो नहीं चलने लगा, अचानक बच्चा वॉमिटिंग तो नहीं करने लगा, अचानक पेट तो फुल गया, तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो देन इमीडिएटली रश टू द डॉक्टर। लेकिन ये ऐसी स्थिति बहुत कम आती है, बिलीव मी। और अगर माना कि डेंगू अगर कंफर्म भी हो गया, NS1 एंटीजन कंफर्म भी हो गया, तो आज एक चीज मैं बता देना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि प्लेटलेट के पीछे नहीं भागना है। क्या ज्यादा लोग मतलब प्लेटलेट के पीछे पागल से रहते हैं कि प्लेटलेट इसका कम गया है जी। जैसा कि स्टडीज में पाया गया है कि प्लेटलेट इज नॉट ए डिटर्मिनेंट ऑफ हाई मोर्टेलिटी जी। जब तक कि प्लेटलेट काउंट 10,000 के नीचे नहीं हो तब तक ब्लीडिंग का कोई मतलब रिस्क नहीं होता।
जी लेकिन हमारे यहाँ इसको इतना तिल का तार बना दिया गया है कि किसी को 30,000 40,000 प्लेटलेट काउंट पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है, तो लोग कहेंगे जाओ प्लेटलेट खरीद के लेके आओ, जी एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेड, दैट इज नॉट ट्रू इन द साइंटिफिक वर्ल्ड। जी तो जी ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि डेंगू फीवर जो है फर्स्ट, जैसे जैसे वो उसको इन्फेक्शन होता है, जी उस 2-3 दिन के अंदर उसकी डायग्नोसिस NS1 एंटीजन से कंफर्म हो जाती है। जी मलेरिया का बुखार जो है डेंगू से थोड़ा अलग होता है। जी ज्यादातर केस में क्या होता है कि उसमें इंटरमीडिएट बुखार होता है। इसका मतलब ये हुआ, बुखार हुआ, चढ़ा और फिर उतर गया और बच्चा नॉर्मल हो गया, फिर तीसरे दिन बुखार हुआ, चढ़ा, फिर उतर गया, ठीक जिसको कहते हैं, और जब उतर गया तो बच्चा नॉर्मल हो गया। बिल्कुल डेंगू में ऐसा नहीं होता। डेंगू में द चाइल्ड कंटिन्यूज टू बी सिक, ही इज नॉट ऑलवेज वेरी नॉर्मल। बट मलेरिया में तो लगेगा कि जैसे घर हमारे चेंबर में आता है तो हम देखते हैं कि अरे बच्चा तो एकदम खेल कूद रहा है, और बिल्कुल लेकिन हिस्ट्री दे रहा है कि इसको हर एक दिन बीस करके 103-4 बुखार होता है। ऑफ कोर्स मलेरिया का टेस्ट होता है, रैपिड मलेरिया टेस्ट होता है, पेरिफेरल ब्लड स्मेल एग्जामिनेशन फॉर मलेरियल पैरासाइट हम लोग करवाते हैं, जी लेकिन क्लिनिकल डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोग जांच करते हैं कि कहीं उसको ऑर्गेनोमेगाली तो नहीं है, स्प्लिन लीवर तो नहीं बढ़ा हुआ है। जी तो उस दोनों के ट्रीटमेंट, मलेरिया का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, लेकिन डेंगू का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही जी चिकनगुनिया का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, और ना ही जापानीज इंसेफ्लाइटिस का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जी है। सारे सपोर्टिव केयर है। तो बहुत अच्छा आपने तफसील से सर बताया कि डेंगू और मलेरिया का जो फ़र्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को समझने के लिए, ताकि वो अपने इलाज के लिए बेहतर तरीके से डॉक्टर के पास अपनी तफसील रख सकें। डॉक्टर शैला जी, आपने स्किन को लेकर जो चीज़ें अब तक बताई हैं, आपने ये कहा कि ठीक है कॉस्मेटिक अलग चीज़ है, लेकिन मैडम एक चीज़ जानना चाहूँगा कि स्किन की सफाई, स्किन कितने किस्म की होती है, किसकी स्किन किस तरह से है, वो कैसे फ़र्क महसूस करे? जहाँ आपने तो बताया कि फंगल इन्फेक्शन ऐसे होगा, स्किन में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन स्किन को बेहतर बनाने के लिए अगर किसी की स्किन कमज़ोर है या ये कहें कि बीमार स्किन है एक तरह से, जी, तो बीमार स्किन का घरेलू मतलब चुटकों के अलावा भी वो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? बीमार स्किन का मतलब है कि जो स्किन का काम है, और स्किन का सबसे बड़ा काम है कि जो भी मौसम हो रहा है, जो भी बीमारी हो रही है, वो आपकी स्किन के थ्रू अंदर ना जाए। जैसे हम वायरल फीवर्स की बात कर रहे हैं, तो इन सब वायरल फीवर में एक वायरल रैश भी आ रही है, और वो रैश देखने में बहुत ही खतरनाक लगती है, पूरा स्किन लाल हो जाता है, चकत्ते पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, अपने आप उस पर चीजें ना लगाएं। जहां तक बात ये रही कि स्किन किसकी किस तरह की है, वो स्किन आपकी खुद ही आपको बता देगी। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आपको बार बार धोने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी स्किन ड्राई है, स्किन किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही पता लग जाता है। पेशेंट हमारे पास आता है तो वो खुद ही हमें बता रहा होता है कि मुझे बार बार धोने की जरूरत पड़ती है या मेरी स्किन ड्राई हो जाती है। बात यह है कि आपकी स्किन का टाइप जो भी है, आपको उसकी केयर समझनी पड़ेगी और मौसम बदलने के साथ करना पड़ेगा। ये जो बरसात का मौसम है, ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही जद्दोजहद वाला मौसम होता है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि ऑयल और स्वेट मिलके एक बहुत ही एसिडिक घोल बना देते हैं जो आपकी स्किन को इरिटेट करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक फोम वॉश, सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड फोम वॉशेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा जी। लेकिन अगर आप ज्यादा वॉश कर देंगे तो स्किन फिर इरिटेट हो जाएगी, तो फिर ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ड्राई स्किन वालों के लिए ये मौसम थोड़ा सा माकूल रहता है, बिकॉज इसमें नमी रहती है तो उन्हें ज्यादा इरिटेशन नहीं होती है। लेकिन अगर कोई भी, और ये जो मौसम है इसमें एलर्जीज भी बहुत होती हैं, इंसेक्ट बाइट डर्मेटाइटिस हम बहुत देखते हैं, तरह तरह के कीड़े बाहर फैल रहे हैं जो काटने के बाद वहां पर बहुत ज्यादा फफोले भी पड़ने लगते हैं। मेरा कहने का मकसद यह है कि अगर आपको कुछ भी हो रहा है, रेडनेस हो रही है, कोई लीजन हो रहा है, 2 दिन तक आप चाहे उसमें मुल्तानी मिट्टी लगा लें, कैलामीन लोशन लगा लें, लेकिन अगर 48 घंटे में वो सेटल नहीं हुआ है तो आपको डॉक्टर के पास, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाने की बहुत जरूरत है। बिकॉज अगर वो इन्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा तो फिर उसको कंट्रोल करना, आजकल तो हम मंकी पॉक्स की बात कर रहे हैं, वो तो दूर की बात है, आज तो चिकन पॉक्स और हैप्पी जोस्टर इतने फैले हुए हैं कि हमें उसका सही से इलाज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि पहले तो ये सारी चीज़ें हैं, और जैसा कि आपने कहा कि 1-2 दिन ठीक है, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल, सेल्फ मेडिकेशन किसी भी मामले में ख़तरनाक साबित हो सकता है, चाहे वो स्किन का मामला हो
या मलेरिया डेंगू का जिस तरह से शाह साहब ने भी कहा है? लिमिट होनी चाहिए, आपके पास इतना दिमाग होना चाहिए कि चलिए आप ट्राई करें, लेकिन एक एंड पॉइंट होना चाहिए कि अब मुझे डॉक्टर को दिखाना, एक हद मुकर्रर कर ले कि यहाँ तक तो मेरी समझ में आ रहा है, इसके बाद समझ में आपकी जहां समझ खत्म हो गई मतलब वहां से डॉक्टर का काम शुरू है। सीधी सी बात है। डॉक्टर शाह साहब, मौजूदा जो मौसम है वायरल इन्फेक्शन काफ़ी फैला हुआ है सर। किसी जैसा कि आपने कहा डेंगू में बुखार, सर दर्द, ठीक है, और बॉडी पेन ज़्यादा होता है। बुखार आया चला गया, ठीक है यहाँ तक तो, लेकिन किसी को सिर्फ सर्दी है, गले में दर्द है, एक मसला हो गया। किसी को सिर्फ खांसी है और दूसरी चीज़ कुछ नहीं, लंग्स में बहुत दर्द हो रहा है, सिर्फ खांस रहे हैं, बुखार आया चला गया, बुखार के बाद खांसी रह गई। इन पेशेंट्स का मतलब हम क्या करें इनका कि 5-6 दिन 7 दिन दवाएं चल रही है लेकिन कम नहीं हो रहा है, तो क्या ये कुछ टेस्ट करवा लें या फिर कंटिन्यू करें कुछ और दिन दवाओं को? देखिए, अगर बुखार नहीं है और गले में दर्द है जी, और खांसी है और फीवर नहीं है जी, तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि आप एग्जामिन द थ्रोट। जी, अगर हम थ्रोट को एग्जामिन करते हैं, अगर हमको लगता है कि उसमें टॉन्सिल में कोई इन्फेक्शंस नहीं है जी, और उसका टॉन्सिलर ग्लैंड भी हम लोग देखते हैं, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग गले के पास में यहाँ होता है। जी, बिल्कुल। अगर टॉन्सिलर ग्लैंड बढ़ा हुआ है, टेंडर है, पेनफुल है, तो मोस्ट लाइकली कि ये इसको मतलब ये टॉन्सिलाइटिस है या फेरेंजाइटिस है। इन्हीं केसेस में ही मतलब कि हमको इंटरवेंशन करना है। लेकिन यकीन मानिए कि मोस्ट ऑफ द सोर थ्रोट आर वायरल इन नेचर और वो बिल्कुल सेल्फ लिमिटिंग है। आप गार्गल करवाइए, सुसुम पानी में नमक डालकर गार्गल करवाइए, रीअश्योर कीजिए कि इसमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। ठीक। रैम्पेंट मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक इन सोर थ्रोट इज हाईली, इट मस्ट बी कंडेम्ड। जी। अब आइए कि अगर किसी को मतलब कि चेस्ट पेन हो रहा है, खांसी है जो परसिस्ट कर रही है, तो एनी कफ परसिस्टेंट बियॉन्ड 2 वीक्स मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड। ये डिक्टम है, क्योंकि वायरस इन्फेक्शन ठीक होने के बाद भी पोस्ट वायरल कफ परसिस्ट कर जाता है। तो पोस्ट वायरल कफ जो है, अगर जब तक कि वो नींद में डिस्टर्ब नहीं करे, जब तक वो खाने में डिस्टर्ब नहीं करे, उसमें भी हम लोग कहते हैं कि एंटी टसिव या कफ एक्सपेक्टोरेंट मत दो। घर का जो तुलसी का काढ़ा है, शहद दो, ये सब लो। लेकिन कोई भी कफ अगर लगातार परसिस्ट कर रहा है विथ और विदाउट फीवर बियॉन्ड 2 वीक्स, देन he must go to the his consultant physician और get himself investigated कि कब 15 दिन से भी ज्यादा है तो कोई खास वजह तो नहीं है जी। that is the dictum। और सर खांसी भी जो है सिर्फ रात के वक्त हो रही है, क्योंकि रात का मौसम बड़ा अलग होता है, दिन भर ठीक रह रहे हैं लेकिन रात में खांस रहे हैं, इसको क्या समझा जाए? वेरी राइट। देखिए, नॉक्टर्नल कफ के 2 ही कारण होते हैं। एक होता है पोस्ट नेजल ड्रिप, मतलब किसी को साइनसाइटिस होता है या राइनाइटिस होता है जी, उस रिकम्बेंट पोस्चर में जैसे सोता है ना जी, तो उसके साथ वो पोस्ट नेजल ड्रिप, मतलब साइनस के साथ या उसके नाक से इसके गले में जाकर के वो सिक्रेशन जाता है, वो इरिटेट करता है उसको। हाँ। हमारे यहाँ हमारे गले में, मुंह में, थ्रोट में सब जगह कफ रिसेप्टर्स हैं। ठीक। तो अगर अब आप किसी को साइनसाइटिस है, किसी को राइनाइटिस है, जब तक वो खड़ा है, बैठा हुआ है, तब तक तो वो उसको इरिटेट नहीं करता है, लेकिन सोई अवस्था में इरिटेट करता है, थ्रोट को इरिटेट करता है। तो सब वजह अब आया। बिल्कुल। यस, तो ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं कि इस भाप लो, स्टीम का भाप लो। ठीक। आप स्टीम का भाप लो। दूसरा है कि नॉक्टर्नल कफ एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है आस्थमा का या विजी ब्रोंकाइटिस का। कि जैसे ही रिकम्बेंट पोस्चर में जाता है, बच्चों को खांसी ज्यादा शुरू हो जाती है। बिल्कुल। हम लोग इनवेरिएबली हर पेशेंट से पूछते हैं, क्या तुम्हारे बच्चे को खांसी ज्यादा उसी समय होती है जब सोता है या उसकी एक्सरसाइज ज्यादा बढ़ जाती है? ये चीजें करनी चाहिए उसको रात के वक्त। बिल्कुल सही कहा आपने। इतना बड़ा टॉपिक है डॉक्टर शाह साहब कि इस पर बहुत तफसील से और बात करेंगे तो एक आधा घंटा और लग जाएगा। तो बिल्कुल आपने जो चीज़ें बताई हैं, लेकिन आम लोग जो देख रहे हैं, हमारे व्यूवर्स, हमारे नाजरीन, उनके लिए इतनी जानकारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आखिर में सेल्फ मेडिकेशन ना करें जब तक, जैसा कि डॉक्टर शैला ने कहा कि दिमाग जब तक आप चल रहा है तभी तक कोशिश करें, उसके बाद डॉक्टर से ज़रूर राब्ता करें, बीमारी चाहे किसी भी तरह की हो। डॉक्टर शैला जी, डॉक्टर अरुण शाह जी, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे नाजरीन को बेहतरीन सलाह देने के लिए, उनकी बेहतर सेहत के लिए। आदाब।